हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पहले की तरह ये पढ़ाई कर रहे होंगे। टाइम बहुत कम बच रहा है। अभी तो अपनी 12th नहीं की, घर पे पढ़ रहे हैं सर। पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, याद कर रहे हैं। धीरे धीरे होगा, एक साथ तो होगा नहीं अब। तो अब देखना, मैं तो चैप्टर वाइज लेके आ रहा हूँ आपके लिए। आज फिर चैप्टर लेके आ गया अपना एनसीईआरटी का 9वां चैप्टर, जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या नहीं पढ़ेंगे। जीन क्लोनिंग के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए पॉलीमरेज के बारे में पढ़ेंगे, पुनर्योगज डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन पढ़ेंगे, जिनमें अपन प्रतिबंधन, जोड़ने वाला, क्लोनिंग, तोड़ने वाला, सक्षम प्रकोष्ठीय अतिश्वेद यानी कि पुनर्योगज डीएनए के साथ रूपांतरण जीन, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे, पीसीआर के बारे में जानेंगे, अनुप्रवाह संसाधन क्या होता है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग क्या होती है, ऑब्टेनिंग फॉरेजन जीन प्रोडक्ट क्या होता है यानी कि बाहरी जीन उत्पाद क्या होता है, पीसीआर डीएनए के विशिष्ट रूप काटना, डीएनए को काटना, डीएनए का पृथक्करण अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं बहुत सिंपल थ्योरम से, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। ये इंस्टाग्राम की रीलें नहीं है जो हंसी मजाक में निकल जाए, ठीक है। ये अपना चैप्टर है। क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी? वे तकनीक जिसमें जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करके मानव के लिए उपयोगी उत्पाद का निर्माण होता है, उसे अपन जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। यह परिभाषा है, ठीक है। ये परिभाषा याद रखने इम्पोर्टेंट नहीं है, बस बताइए। जो बायोटेक्नोलॉजी शब्द है वो सबसे पहले दिया था कोरल एरिकी ने 1919 में। याद रखना, ठीक है। कार्ल एरेकी ने 1919 में दिया था, ठीक है ना। उनका सिर्फ नाम याद रखना है ना, इसने दिया कार्ल एरेकी ने, ठीक। आज बायोटेक्नोलॉजी में जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, अनुवांशिक, है ना, बड़े जीएमओ द्वारा बड़े पैमाने पर चीजें उत्पन्न की जा सकती है। जीएमओ का मतलब है अनुवांशिक रूपांतरित जीन या जीव, अनुवांशिक रूपांतरित जीव। इनके द्वारा क्या है कि बड़े स्तर पर बड़ी चीज़ें उत्पन्न की जा सकती है। जीएमओ का एग्जाम्पल की बात करें अपन, इसके एग्जाम्पल देखना, पात्र निषेचन, जिससे परक नली शिशु का निर्माण होता है, जीन का संश्लेषण और उसका उपयोग होता है, डीएनए टीका। टीका का मतलब है कि अपने जो शरीर में कुछ रोग कारक है जो रोग उत्पन्न कर रहा है, जैसे ही टीका लगवाएंगे तो वो उसे नष्ट कर देगा, है ना। कुछ एंटीबायोटिक हमारे शरीर में प्रविष्ट कराए जाते हैं, भेजे जाते हैं, है ना। ये सब जीएमओ जैव प्रौद्योगिकी के उदाहरण है, ये तीनों। ये जो पात्र निषेचन, जीन का और डीएनए टीका, ये तीनों ही जीएमओ के एग्जाम्पल है, ठीक। अगला आता है एक और चीज, इसे भी याद रखना। देखो, यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ EFB बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा। जो यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ था उसने भी बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा दी। तो उसने बताया कि नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान और जीवों की कोशिकाओं व इसके अंग तथा आणविक अनुरूपों का समायोजन हो। यानी कि जो नए उत्पाद और सेवाएं हैं उनके लिए प्राकृतिक विज्ञान और जीवों की कोशिकाएं, इनका क्या होना चाहिए? समायोजन होना चाहिए। ये तो ये परिभाषा बायोटेक्नोलॉजी की यूरोपियन जैव प्रौद्योगिकी संघ ने 1900 इन्होंने दी थी। अब बात करते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत। दो तकनीकें आती है, एक तो अनुवांशिक और एक रासायनिक। अनुवांशिक डीएनए आरएनए को चेंज किसमें करता है? रासायनिक संरचना में करता है, और फिर उसे परपोषी जीव में प्रवेश कराया जाता है, जिससे क्या होता है? उसकी फिनोटाइप यानी कि शारीरिक में चेंज आता है। दूसरा आता है रासायनिक अभियांत्रिकी। इसमें क्या होता है कि वांछित सूक्ष्म जीवों को अन्य सूक्ष्म जीवों से संदूषण वातावरण निर्मित कर बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट उत्पन्न करते हैं, ठीक। जैसे प्रतिजैवी, टीके, एंजाइम, यानी क्या करते हैं अपन अपने शरीर में प्रविष्ट करवा देते हैं प्रतिजैवी को, टीके को, एंजाइम को। गुणसूत्र में डीएनए का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है, जिससे क्या होता है कि प्रतिकृति का उद्गम होता है ना। डीएनए में गुणसूत्र में डीएनए का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है, जिससे प्रकृतिकन का उद्गम होता है, ठीक है। अगला बात करते हैं, एक राज की बात है तो नहीं, लेकिन फिर भी मान लो राज की बात, ठीक है। टू पार्ट में डिवाइड करूँ तो पहला ये राज की बात। स्टैनले, दो वैज्ञानिक है, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर। कोहेन और बोयर ने बताया
या फिर उन्होंने क्या किया कि प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया 1972 में। यह कार्य जो पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया था, इसमें जो डीएनए का टुकड़ा काम में आया वो कहाँ से मिला था? साल्मोनेला टाइफोम्यूरियम के प्लाज्मिड से डीएनए का टुकड़ा काटकर इस प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण ऐसे खोजा गया था। देखो इसने क्या किया, प्रतिजीव प्रतिरोधी जीन को लिया और एक प्लाज्मिड टाइमो एक क्या लिया, हाँ सॉरी प्रतिजीव प्रतिरोधी जीन लिया, एक प्रतिजीव प्रतिरोधी जीन लिया जिसमें क्या थी, प्रतिरक्षी के प्रति जीन थी, और प्लाज्मिडियम टाइफोम्यूरिया लिया, इसका टुकड़ा लिया, टीआई प्लाज्मिड का टुकड़ा लिया। प्रतिबंधन द्वारा और एंडोन्यूक्लियस द्वारा इसे तोड़ दिया गया। देखो यहाँ पर इनके उपयोग भी देख लेना, प्रतिबंधन और एंडोन्यूक्लियस इसके द्वारा तो तोड़ा गया है ना, और जो लाइगेज था इसके द्वारा जोड़ा गया। ठीक है ना, इन दोनों एंजाइमों के कार्य इसके द्वारा तोड़ा जाता है और लाइगेज के द्वारा जोड़ा जाता है, ये आगे भी काम आएगा। आर डीएनए का निर्माण हुआ, रिमेम्बरिंग डीएनए का निर्माण हुआ, इसका स्थानांतरण किया गया ई कोलाई में। कहाँ किया गया इसका स्थानांतरण? ई कोलाई में किया। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग तो यहाँ पर हम ई कोलाई में करते हैं, है ना। अब देखो क्या प्राप्त हुआ था, आर डीएनए, है ना। ये वांछित डीएनए यानी कि वेक्टर है, डीएनए वेक्टर, है ना। आर डीएनए तो ऐसे कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, है ना, पुनर्योगज डीएनए प्राप्त हुआ था और फिर इसका स्थानांतरण करा दिया था ई कोलाई में, है ना। अगला बात करते हैं कि आर डीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी कि पुनर्योगज डीएनए, जैसे अपन आनुवंशिक रूपांतरण के मूलभूत 3 चरण होते हैं। जो पुनर्योगज डीएनए इसके 3 चरण बताए गए हैं, कौन कौन से? पहला होता है कि वांछित जीन यानी कि जो टारगेट जीन है उससे युक्त डीएनए की पहले तो पहचान करनी पड़ेगी। उसके बाद उस जो पहचान किया हुआ डीएनए था उसे परपोषी में भेजना पड़ेगा। फिर उस स्थानांतरित डीएनए को परपोषी में सुरक्षित भेज तो दिया, उसे रखना ही पड़ेगा और उसकी संतति में स्थानांतरित करना पड़ेगा, है ना। यानी जो परपोषी में भेजा गया, अब उसमें उस टारगेट जीन को या वांछित जीन को सुरक्षित रखना पड़ेगा, उसे कोई नुकसान ना हो जाए। फिर उसे उसकी संतति में स्थानांतरित करना पड़ेगा। एक आती है इसके लिए जीन क्लोनिंग आती है। जीन क्लोनिंग का मतलब होता है कि एक जीन की अधिक संख्या में एक समान कॉपीज को अपन जीन क्लोनिंग कहते हैं। एक जीन की एक से अधिक संख्या में एक समान कॉपीज, एक ही जीन है लेकिन उसकी कॉपीज हैं, वो कॉपीज अलग अलग, कॉपीज एक समान होनी चाहिए, यानी कि जो आइडेंटिकल कॉपीज का निर्माण होना चाहिए। अब बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट या पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन। तो पहले की आती है परिबंधन एंजाइम। अब बात करते हैं पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साधन क्या कहते हैं, कहाँ कहाँ से हम इसे प्राप्त कर सकते थे। पहला आता है, बात करते हैं तो पहला आता है प्रतिबंधन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। 1963 में 2 वैज्ञानिक आए, स्टीवर्ट लिन और बर्नर आर्बर। इन दोनों ने क्या किया कि इस्चेरिमिया कोलाई जीवाणु भोजी की वृद्धि को रोकने वाले एंजाइम को पृथक किया। पृथक करते हैं उसके वो क्या करता था, दो काम करता था। पहला काम करता था कि डीएनए से मिथाइल समूह को जोड़ता था, उसका पहला काम अच्छा था, डीएनए से मिथाइल समूह को जोड़ता था। दूसरा काम करता था कि वो एंजाइम को ही काटता था, नालायक था साला, एंजाइम को ही काटता था। एंजाइम के काटने को हम कहते थे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, जो एक काम करता था कि डीएनए से मिथाइल समूह को जोड़ने का, और दूसरा काम करता था एंजाइम को काटने का। काय से? डीएनए से। एंजाइम डीएनए को काटता था, है ना, इसे कहा जाता प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, ये देखो जो ये डायग्राम के माध्यम से समझना। बाहरी जीन एक ही प्रतिबंधन एंजाइम दोनों बाहरी डीएनए और संवाहक जीन को विशिष्ट जगहों पर काटता है। दूसरा कार्य था, अपन ने पढ़ा था। ठीक है, ये देखो संवाहक डीएनए प्लाज्मिड को लाइगेज से जोड़ दिया, लाइगेज एंजाइम की मदद से जोड़ दिया। ये देखो लाइगेज की मदद से जोड़ दिया, उसके ये यहाँ पे जोड़ा, है ना ये। उसके बाद पुनर्योगज डीएनए प्राप्त हो गया हमें। फिर उस पुनर्योगज डीएनए का रूपांतरण या स्थानांतरण करवाया, तो कोशिका विभाजन हुआ इकोलाई में, क्लोनिंग होस्ट में, है ना। और फिर कोशिका विभाजन होने के बाद 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण हो गया, है ना। वही किया था, प्लाज्मिड लिया, प्लाज्मिड को लेकर लाइगेज एंजाइम से डीएनए को प्लाज्मिड से जोड़ दिया। अब डीएनए और ये देखो ये प्लाज्मिड इसे नीचे भेजा गया, फिर यहाँ पे डीएनए मिला और डीएनए और प्लाज्मिड मिलकर ये मिल गए, जिससे निर्माण हुआ पुनर्योगज डीएनए का। फिर पुनर्योगज डीएनए का स्थानांतरण या रूपांतरित किया गया। रूपांतरण करेक्ट किसमें किया गया था? इकोलाई में। इकोलाई में करते हैं, वहां पर कोशिका विभाजन हुई, क्लोनिंग होस्ट बन गए, परपोषी बन गए। ठीक है, परपोषी में स्थानांतरित कर दिया गया।
उसके बाद बात करते हैं प्रतिबंधन एंजाइम की। तो प्रतिबंधन एंजाइम क्या करता है कि विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड क्रमों को पहचान कर डीएनए क्रमों को भीतर से काटता है। जो प्रतिबंधन एंजाइम है वो क्या करता है कि विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड क्रमों को पहचान लेता है और उसमें उसके अंदर डीएनए क्रमों को भीतर से काट देता है। ये क्या होता है कि 4 से 6 बेस पेयर लंबा होता है, पॉलिंड्रोमिक क्रम का कहलाता है ये पॉलिंड्रोमिक क्रम, ये मैं बताऊंगा कहाँ पे। ये रहा, ये पॉलिंड्रोमिक क्रम है, ये जो क्रम है ये पॉलिंड्रोमिक क्रम है। ठीक है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। 4 से 6 बेस पेयर लंबा होता है, पॉलिंड्रोमिक क्रम कहलाता है। इसमें क्या होता है, शुगर फास्फेट शुगर और फास्फेट और अपन का बात कर ले कि फास्फोडाइएस्टर बंध, इनको तोड़ता है। ये जो प्रतिबंधन एंजाइम में तोड़ने का काम करता है, शुगर के बीच जो बंध पाए जाते हैं उनको फास्फेट समूह को फास्फेट बंधों को तोड़ता है, फास्फोडाइएस्टर बंधों को तोड़ता है। अब आते हैं काम की बात। तो अब आते हैं काम की बात। जो सबसे पहला प्रतिबंधन एंजाइम था, सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट एंजाइम था, वो था हिंड सेकंड हीमोफिल्स इम्फोडिया। ठीक है, इसे याद करना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रतिबंधन एंजाइम हिंड सेकंड था हीमोफिलिक इम्फोडिया। सबसे पहला कॉमन रिकॉम्बिनेंट एंजाइम था इको R1 स्टेरियम कोलाई, ये था पहला वाला। ये सबसे कॉमन है, सबसे कॉमन है, एक सभी जगह चलता है। ये कॉमन प्रतिबंधन एंजाइम है इको R1। ठीक है ना। अब देखो रिकॉम्बिनेंट एंजाइम की नाम पद्धति, कैसे इसका नामकरण किया जाता है। जैसे मैं बात कर लूँ कि इको R1 है ना, इसकी बात कर लेते हैं, इको R1 की बात करते हैं। देखो जो पहला लेटर होता है, जैसे मैं इसमें बात करूँ डायग्राम में अपने, जो ये पहला लेटर है ई, ये होता है जीवाणु के वंश का पहला लेटर। अगले दो लेटर यानी कि जो ये अगले दो लेटर, ये तुम बताऊँ, ये कोर है, सॉरी ये कोर है, ऐसे ये CO है। ये दो लेटर हैं, जाति के पहले दो अक्षर हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये R है, जो ये R दिख रहा है, ये R, आई नहीं ओनली R, ये होता है जीवाणु का प्रभेद। और जो ये 1 है, जो रोमन नंबर है, ये होता है पृथक्करण का क्रम, किस क्रम में वो पृथक हो रहे हैं। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखना। इको R1 का एग्जांपल लेंगे। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। इको का मतलब होता है स्टेरेडिया कोलाई, स्टेरेडिया कोलाई। R I का मतलब जो ये R है, ये R1 है, सॉरी I क्या 1 है, R1 है, ये प्लाज्मिड का नाम है। और जो R है ये प्रभेद है, जो तीसरा अक्षर R है ये प्रभेद है ना। और जो ECO का है वो स्टेरिया कोलाई है, सही है ना। नाम के पश्चात रोमन अंक उस क्रम को दर्शाते हैं जिसको जीवाणु के प्रभेद में एंजाइम पृथक किए गए हैं। है ना? जो प्रतिबंधन एंजाइम है उसे अपन न्यूक्लियस भी कहते हैं। उन न्यूक्लियस एंजाइम को एक बड़े वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ मैं, एंडो न्यूक्लियस और एक्सो न्यूक्लियस। एक्सो न्यूक्लियस वो होता है जिसमें डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड को हटाते हैं, एक्सो यानी कि बाहर, बाहर कहते हैं सिरा। और एंडो, एंडो का मतलब होता है अंदर, तो डीएनए के भीतर से विशिष्ट स्थलों पर काटते हैं, है ना। तो ये एक्सो और एंडो का याद रखना। अब आता है पॉलिंड्रोमिक क्रम। पॉलिंड्रोमिक क्रम क्या होता है। मेरे पास एक पॉलिंड्रोमिक क्रम 5 से 3 सिरा और 3 से 5 सिरा जो है GAATTC, ये तो याद ही हो गया होगा अब आपको। कहाँ तक याद करें, इसे भी याद हो गया तो भाई साहब हमें, ये क्रम तो याद हो गया यार, GAATC TTC। फिर उसे उल्टा कर दो तो 3 से 5 हो जाएगा। रज्जु के दोनों, एक सिरा पाँचवा, एक सिरा तीसरा है, तीसरे से पाँचवा, पाँचवें से तीसरा। इको R1 से काट रहे हैं, कहाँ पर काट रहे हैं, ये G और A है ना, इनके बीच, तो G और ये A है ना, इनके बीच काट रहे हैं। जब इन्हें काटा तो मुझे कुछ इस तरह का प्राप्त हुआ पहला। तो ये कब हुआ मुझे प्राप्त, जब मैंने किसे काटा, इस ऊपर वाले को काटा। ठीक है, अब जब मैंने नीचे वाले इसको काटा, ये जब मैंने इसे काटा तो मुझे ये प्राप्त हुआ। अब मेरे पास यार मैंने गोले लगा रखे हैं कि TAA, ये TAA, ये TAA, ये है क्या। ठीक है, ये क्या करते हैं कि हाइड्रोजन बंद रहते हैं, उन्हें नहीं तोड़ते। ये कोटेजिव सिरे होते हैं, ये चिपचिपे सिरे होते हैं, जो क्या है आसानी से डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़े जा सकते हैं। जो चिपचिपे सिरे रहेंगे, जो कोटेजिव सिरे रहेंगे, उन्हें अपन आसानी से डीएनए लाइगेज, हमने पहले भी बात कर ली थी कि प्रतिबंधन एंजाइम उन्हें काटने का काम करता है।
डीएनए न्यूक्लियस एंजाइम उन्हें काटने का कार्य करता है, लेकिन डीएनए लाइगेज उन्हें जोड़ने का काम करता है। तो डीएनए लाइगेज ने जोड़ दिए। जो टी ए जो चिपचिपे लटके हुए थे उन्हें अब जोड़ दिया। अगला बात करते हैं एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ऐसी तकनीक जो डीएनए खंडों को अलग अलग करती है, पृथक करती है। पृथक किस आधार पर करती है? साइज के आधार पर करती है, या फिर साइज के आधार पर करती है, या फिर मैं कह दूं कि अपने रंग रूप के आधार पर करती है, या फिर संख्या के आधार पर करती है। तो देखो, जो साइज के आधार पर करेगी, जैसे मान लो मैं बात कर लूँ कि साइज के आधार पर न करके मैं उन्हें अपने किस में ले लूँ, मैं डीएनए खंडों को पृथक कर रहा हूँ साइज के आधार पर ही क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि साइज के आधार पर, जैसे मान लो डीएनए खंड 100 बार पृथक हुए, 200 बार पृथक हुए, तो कुछ डीएनए खंड छोटे मिलेंगे, कुछ बड़े मिलेंगे, कुछ मीडियम मिलेंगे, कुछ समान मिलेंगे, कुछ अलग अलग मिलेंगे। इसलिए मैं साइज के आधार पर इनका पृथक्करण कर रहा हूँ। अब बात करते हैं जेल मैट्रिक्स। जो जेल मैट्रिक्स है वो एगारोज, जेल मैट्रिक्स है उससे एगारोज प्राप्त होता है। वैज्ञानिकों ने बताया है, हमने नहीं बताया, एनसीईआरटी की लाइन है कि एगारोज प्राकृतिक बहुलक है जो समुद्री खरपतवार से प्राप्त होता है, रेड एल्गी से प्राप्त होता है। अब जो मैं डीएनए को पृथक्करण कर रहा हूँ, जो पृथक्करण डीएनए खंड को कर रहा हूँ, उसको कहाँ कहाँ देखा जाता है, या फिर वो कैसा होता है, या फिर उसमें कैसे अपन अभिरंजित कर सकते हैं? तो जो यूवी लाइट है, जो पराबैंगनी किरणें हैं, उनमें ही अपन डीएनए खंड को देख सकते हैं। उसे ईटीबीआर इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित कर सकते हैं। जब यूवी जो पराबैंगनी किरणों से देखा जाता है तो अपने को ब्राइट ऑरेंज बीट जैसा प्राप्त दिखाई देता है ना। अब देखो, जो डीएनए खंड का जेल कट कर पृथक करना इल्यूशन कहलाता है। जो जेल खंड डीएनए खंड रहता है उससे अपन जेल को कट करके अलग करते हैं, उसे अपन इल्यूशन कहते हैं। जेल और डीएनए खंड को अलग अलग करना ही इल्यूशन कहलाता है। ठीक है। अब देखो, ये जो डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम कोई फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बनाया मैंने। डायग्राम इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसलिए बनाया, समझना चीज़ को। इसमें कुछ कूप दिख रहे होंगे आपको, कूप, ये कूप जो ढक रहे हैं ना, ये कूप है, सफ़ेद सफ़ेद कूप ये लिख रहा। ये क्या है? गड्ढे हैं। इन्हें अपन अपने हिसाब समझते हैं, गड्ढे हैं जिनमें क्या किया कि ब्लड को भर दिया, रक्त को भर दिया, डीएनए को भर दिया, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? डीएनए भर दिया। जब इन्हें इस झिल्ली से निकाला गया तो जो छोटे थे, जो छोटे खंड थे डीएनए के, सबसे छोटे डीएनए खंड निकल गए, लेकिन जो बड़े थे वो बेचारे इधर ही रह गए। पट्टी, जो डीएनए पट्टियों से ब्लड डीएनए को निकाला गया, तो जो सबसे छोटे छोटे थे वो तो निकल गए आसानी से, लेकिन बड़े बड़े वाले तो रह गए, है ना। तो जब अब इसमें क्या मैं बता दूं कि प्रवाह किधर से किधर होता है डीएनए का। तो ये भाई साहब ये देख लेना कि मैंने कुंदे लगा रखे हैं, ये कैथोड से एनोड की ओर इसका रूपांतरण होता है। ठीक है, ये एनोड, कैथोड, कैथोड से एनोड। ठीक है, ये पट्टियाँ हैं। अब देख सकते हो कि ये छोटे छोटे, ये है ना, ये वही है। अब आता है क्लोनिंग वाहक, क्लोनिंग वेक्टर। देखो, क्लोनिंग वेक्टर में तीन चीज़ों की बात कर लेता हूँ। परपोषी कोशिका, पहले जीवाणु कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। क्लोनिंग वाहक से डीएनए को परपोषी कोशिका में रूपांतरित भेज रहे हैं। अगर मैं जीवाणु कोशिका लेता हूँ तो उसके लिए मुझे जो क्लोनिंग वाहक है वो लेना पड़ेगा प्लाज्मिड डीएनए या जीवाणु भोजी डीएनए, ये फिक्स है इनके लिए। अगर मैं पादप ले रहा हूँ तो मुझे लेना पड़ेगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफोकस फेसियंस, यानी कि जो टीआई प्लाज्मिड है वो किससे प्राप्त होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफोसियंस से। ठीक है। अगर मैं जंतु कोशिका की बात कर रहा हूँ तो पश्च विषाणु यानी कि रेक्टो वायरस लेना पड़ेगा, है ना। ठीक है। जो क्लोनिंग वेक्टर है वाहक है, उसके लक्षण क्या है? पहला आता है कि ओआरआई स्थल होता है। ओआरआई स्थल क्या करता है? स्व प्रतिकृतिकरण करता है। वो अपनी ही फोटोकॉपी बनाता रहता है, अपनी कॉपी नंबर बनाता रहता है। एक आता है जितने ज़्यादा कॉपी नंबर होंगे उतना ही ओआरआई स्थल होगा। 100 कॉपी नंबर हैं तो ओआरआई स्थल भी 100 ही होगा। दूसरा आता है चयनात्मक चिन्हक जीन का चयन करना। इसमें क्या होता है कि पुनर्योजक कोशिकाओं को चयन हेतु लिया जाता है। इसके एग्जाम्पल है एपिसिलिन,
क्लोरेम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन या केलामाइसिन। तीसरा आता है पहचान क्षेत्र या क्लोनिंग स्थल। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट। देखो, जो वेक्टर है वाहक है उसमें सिर्फ एक ही पहचान स्थल होना चाहिए, एक ही पहचान स्थल होना चाहिए जहां पर प्रतिबंधन एंजाइम क्रिया कर सके और पुनर्योगज डीएनए जुड़ सके। यदि एक से अधिक पहचान स्थल होंगे तो प्रतिबंधन एंजाइम को जो प्रतिबंधन एंजाइम हो वो इस क्रिया में वाहक को कई स्थानों पर काट देगा। अगर प्रतिबंधन एंजाइम को एक से अधिक पहचान स्थल मिले तो वो कहीं भी काट सकता है। एक बार में एक जगह नहीं, 4 5 6 7 जितनी जगह काटेगा उतनी जगह काटेगा, क्योंकि वो पहचान नहीं पा रहा। वहां पर एक पहचान स्थल नहीं है, वहां पर एक से अधिक पहचान स्थल है जहां पर प्रतिबंधन एंजाइम क्रिया करके उन्हें काट 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 देगा और जो क्लीनिंग है वो जटिल हो जाएगी, कठिन हो जाएगी, है ना। अब बात करते PBR 322 की। टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी और एपिसिलिन प्रतिरोधी जीन इस PBR 322 में पाई जाती है। इसका भी डायग्राम मैं बताऊंगा ना अगले वाले मेरे को। फोर्थ आता है जील क्लोनिंग हेतु वाहक। जील क्लोनिंग हेतु वाहक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जीवाणु कई द्विबीजपत्री पादपों में रोग उत्पन्न करता है जिसे अपन कहते हैं ट्यूमर। ये इंपॉर्टेंट है नीट की दृष्टि से, और जिस भी कंपटीशन में आप दोगे ट्यूमर रोग कौन करता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस टी प्लाज्मिड। इसका एक अणु होता है जो इस जो क्या है रोगवाहक होता है। इसका नाम है TDNA। ये TDNA, अगर हम इस TDNA को हटाकर वहाँ पर क्या जोड़ दें, जो वेक्टर था उसे अगर वहाँ पर लगा दें तो ये क्रिया पूर्ण हो जाएगी। DNA वेक्टर को जोड़ देंगे तो अगर मैं मान लो पष्ट विषाणु में कर दूँ तो पष्ट विषाणु में यानी कि वेक्टर है वो कैंसर रोग उत्पन्न करेगा और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जीवाणु द्विबीजपत्री पादपों में जाकर ट्यूमर रोग उत्पन्न करेगा। ठीक है, ये रहा डायग्राम। PBR 322 में इको R1 क्या क्या पाए जाते हैं? बाम HI H1, साल आई, PVU सेकेंड, PVU फर्स्ट, PST, एम्पिटेलिटेंट, ORI क्षेत्र, ROP क्षेत्र, इको R1 इस चैनल में हिंड थर्ड, हिंड सेकेंड नहीं पाया जाता, एम्पिरेटेड एट्रेसेंट, ORI रोप, PYU सेकेंड, इतने सारी चीज़ें पाई जाती है। अगला बात करते हैं परपोषी कोशिका। पुनर्योगज DNA को जीवाणु कोशिका में प्रवेश करने से पहले जीवाणु कोशिका को पुनर्योगज DNA लेने हेतु सक्षम बनाया जाता है। क्या किया जाता है यार? कुछ भी नहीं किया जाता है। जो पुनर्योगज DNA होता है उसे जीवाणु कोशिका में भेजने से पहले जीवाणु कोशिका को उस DNA को लेने हेतु सक्षम बनाया जाता है कि वो उस DNA को ग्रहण तो कर सकती है ना। इसके लिए क्या किया जाता है कि द्विसंयोजन धनात्मक विशिष्ट सांद्रता के साथ संसाधित किया जाता है। और जब पुनर्योगज DNA इस जीवाणु कोशिका को प्रवेश कर जाता है तो जीवाणु कोशिका को बर्फ पर रगड़कर रसोई में रखकर इस जो जीवाणु कोशिका इसे बर्फ पर रख दिया जाता है और बर्फ पर रखकर पुनर्योगज DNA को बलपूर्वक यानी कि दौरादारी करके अंदर घुसवाया जाता है, प्रवेश करवाया जाता है। ये जो पुनर्योगज DNA इसे जीवाणु के अंदर प्रवेश कराने में अन्य विधियां भी निकाल चुके हैं जिनमें आती है जीनगन या सूक्ष्म अंतःक्षेपण। सूक्ष्म अंतःक्षेपण में क्या होता है कि सीधे ही पुनर्योगज DNA को जंतु कोशिका के केंद्र में प्रवेश करा दिया जाता है। सीधे ही पुनर्योगज DNA को जंतु कोशिका की केंद्रक में प्रवेश कराया जाता है। और जीनगन या बायोलास्टिक क्या करती है कि DNA से आवृत सोने या टंगस्टन के कणों को उच्च वेग के साथ पादप कोशिका में प्रवेश करा देती है। DNA से सोने या टंगस्टन के कण को उच्च वेग के साथ पादप कोशिका में प्रवेश करा देती है। अब बात करते हैं पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी की प्रोसेस क्या क्या है, प्रक्रिया क्या क्या है। पहला आता है अनुवांशिक पदार्थ यानी कि DNA को अलग करना। 3 पद होते हैं भाई साहब इसमें भी। पहला होता है कि कोशिका भित्ति का अपघटन करना। यदि जीवाणु है तो लाइसोजाइम को अपघटन कर देंगे, तोड़ देंगे। कवक है तो अपन कहते हैं काइटेनिन, यदि कवक है तो काइटिनेस परत को तोड़ देंगे। पादप कोशिका है तो सेलुलोज को तोड़ देंगे। दूसरा आता है RNA और प्रोटीन को हटा देना, रिमूव कर देना। RNA को हटाने के लिए RNase एंजाइम काम लेते हैं, प्रोटीन को हटाने के लिए प्रोटीनेज एंजाइम काम लेते हैं। सीधी सी बात, नो बकवास। अगला आता है DNA अवक्षेपण। DNA अवक्षेपण का काम होता है कि ठंडा एथेनॉल काम में लिया जाता है जिसे अपन स्पोलिंग कहते हैं। अगला आता है कि DNA को विशिष्ट स्थानों पर काटना। अगला बात करते हैं DNA को विशिष्ट स्थानों पर काटना। DNA को या वाहक DNA को एक विशिष्ट प्रतिबंधन एंजाइम, एक विशिष्ट प्रतिबंधन कितनी बार आ गया कि काटेगा कौन, प्रतिबंधन जोड़ेगा कौन, DNA लाइगेज। DNA से कटा हुआ उपयोगी जीन तथा खाली जगह के साथ
संवाहक आपस में लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। देखो, एक तो डीएनए से कटा हुआ जो उपयोगी जीन था, डीएनए से कटा हुआ एक तो उपयोगी जीन, और जहाँ से वो कटा वहाँ पर खाली जगह तो रही होगी। उसके साथ संवाहक आपस में लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ दिए जाते हैं और पुनर्योगज डीएनए का निर्माण हो जाता है। अगला आता है पीसीआर की सहायता से लाभकारी जीन का प्रवर्धन करना। देखो, पीसीआर क्या होता है? पीसीआर कुछ नहीं होता कि डीएनए की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये कुछ नहीं करता, डीएनए की मात्रा को, संख्या को बढ़ाने का काम करता है। यानी कि मैं कह दूं कि पात्रे प्रतिकृतिकरण करता है, अपनी फोटोकॉपी बनवाता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है, अपनी मात्रा में वृद्धि करता है। इसके भी 3 ही चरण होते हैं: विकृतिकरण, अलग करना, प्राइमर अमेल्डिंग और विस्तारण यानी कि फैलाव। अब इनके क्रम को अपन आराम से समझते हैं। देखो, पहला आया निष्क्रियकरण, विस्तार अपन कह सकते हैं, विस्तार क्या, निष्क्रियकरण। निष्क्रियकरण में क्या हुआ कि जो ये 5 से 3 और 3 से 5 द्विलड़ीय डीएनए था, इसमें क्या किया कि 90 से 92 डिग्री सेल्सियस ताप देकर हाइड्रोजन बंध को तोड़ दिया। जैसे हाइड्रोजन बंध को तोड़ा तो 2 सेट डीएनए प्राइमर बन गए अलग अलग, एक 5 से 3 और एक 3 से 5। यहाँ पर 2 सेट डीएनए प्राइमर्स बने, ये देखो, ये दिख रहे होंगे 2 सेट्स प्राइमर्स, ये इन 2 सेट्स प्राइमर को 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड ताप देकर डीएनए पॉलीमरेज या फिर टेक और डिऑक्सी न्यूक्लियोस डीएनटीपी द्वारा बड़ी श्रृंखला में चेंज कर दिया, जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखना कि 72 डिग्री ये काम करने में 72 डिग्री सेल्सियस ताप लगा। डीएनए पॉलीमरेज टेक पॉलीमर्स या फिर अपन कहते हैं थर्मस इक्वलियक्सस से प्राप्त होता है। ठीक है, उसमें 30 चक्र आ गए, और जो है अगला अपमान होता है ये प्रवर्धित, 1 मिलियन बार इसकी फोटोकॉपी बनाई जा सकती है। पुनर्योगज प्रोटीन की प्राप्ति, अगर इसे बड़े स्तर पर प्राप्त करना है, उत्पादन करना है, तो एक तकनीक काम में ली जाती है जिसका नाम है बायोरिएक्टर तकनीक। अरे बहुत बड़ा हो गया, तो बायोरिएक्टर तकनीक। इसका आयतन रहता है 100 से 1000 ml तक। इसमें क्या होता है कि डिग्री से तापमान, पीएच, पोषक और ऑटो उपलब्ध होती है, करवाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन उपलब्ध कराना। एक आता है बिलोडिन बायोरिएक्टर, सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला बायोरिएक्टर है। सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला बायोरिएक्टर कौन सा है? तो है बिलोडिन बायोरिएक्टर। अगला आता है बिलोडन होज बायोरिएक्टर। ये होते हैं जो बिलोडन होज बायोरिएक्टर है, ये होते हैं बेलनाकार और घुमावदार, जो क्या करते हैं ऑटो को वितरित करते हैं और मिश्रण को समरूप करते हैं, जिसके अपन विलोडक कहते हैं। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? प्रक्षोभक यंत्र, या ये अपने क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 नंबर का यहाँ से पूछ सकता है। विलोडन होज बायोरिएक्टर में क्या क्या पाए जाते हैं? प्रक्षोभक यंत्र, ऑटो प्रदान यंत्र, झाग नियंत्रक तंत्र, ताप नियंत्रक तंत्र, प्रतिचयन प्रद्वार लगा होता है। अनुप्रवाह संसाधन क्या होता है कि पुनर्योगज प्रोटीन का पृथक्करण कराया जाता है, फिर उसका शुद्धिकरण कराया जाता है, फिर गुणवत्ता टेस्टिंग करवाई जाती है कि कैसा है कैसा नहीं है। ये डायग्राम देख लेना। अम्ल क्षार पीएच नियमक, मोटर वाटर लग रही है, फैन तोड़ने वाला लग रहा है, चपटे फल वाला लग रहा है, संवर्धन तरल है, वाष्प निर्जलीकरण है, जीवाणु रहित अब आती है यहाँ से, ऑक्सीजन का स्थान तोड़ा है, ये जो भी है सब इसमें आप देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं, देख लेना। तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।